Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज जो हम लेक्चर देखेंगे वो हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, बेसिकली उसको हम यूनिट 1 भी कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे यूनिट 1 के अंदर एक्सरसाइजेज मौजूद हैं. उन एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया ये हमारी क्लास 9 का यूनिट 1 है और आज जो एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो बेसिकली है कि यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग. स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो जिसमें हमने बात की थी टेस्टिंग डाटा की, कि डाटा को टेस्ट किया जाता है, मीन आप एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट डाटा को यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आप एल्गोरिथम के अंदर इनवैलिड डाटा को पुट करते हैं तो आपका एल्गोरिथम कैसे बिहेव करेगा, बेसिकली आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए. इट इंश्योर्स दैट एल्गोरिथम कैन हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स. स्टूडेंट्स, बेसिकली ये होता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई इनपुट जो है वो यूज़र से लेनी हो. आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर यूज़र इनपुट दे रहा है, लेकिन यूज़र कोई गलत इनपुट दे सकता है जो बेसिकली इनवैलिड इनपुट है, जो इनपुट आपके प्रोग्राम को रन करने से रोक सकती है. तो स्टूडेंट्स, उस केस के अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे बिहेव करेगा. इनफैक्ट उसको इंटेलिजेंटली बिहेव करना चाहिए. और क्या करना चाहिए, हम उसकी एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए. इफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स योर एज इन नंबर, एक प्रॉब्लम है कि एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर रिक्वायर क्या है, योर एज इन नंबर्स, नंबर्स के अंदर आपकी एज रिक्वायर है ऑफ डेज, बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आप नंबर ऑफ डेज की बजाय डेट ऑफ बर्थ इनपुट में दे देते हैं. और स्टूडेंट्स, जो आपने डाटा इनपुट किया है वो बेसिकली अब इनवैलिड डाटा होगा, क्योंकि आपने डाटा इनपुट करना था नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज लिखने थे, लेकिन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली. इसका ये मतलब है कि सिस्टम खुद से कैलकुलेट करे, लेकिन सिस्टम जो है वो इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया कि खुद से कैलकुलेशन कर सके, उसको नंबर ऑफ डेज चाहिए थे. तो इस केस में आपने जब इनवैलिड डाटा इनपुट किया तो एज इनपुट देन एल्गोरिथम मे नॉट वर्क प्रॉपरली. तो पॉसिबल है कि आपके एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करे. लेकिन स्टूडेंट्स, उसके अगेंस्ट अब आपका एल्गोरिथम करेगा क्या. इन सच केसेस एरर मैसेजेस आर शोन एज आउटपुट. स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट एल्गोरिथम वो होता है कि इन केसेस के अंदर वो एरर मैसेज जो है वो शो करवाए यूजर को कि आपने जो डाटा इनपुट किया है वो इनवैलिड है, आप वैलिड डाटा जो है वो इनपुट करें. तो स्टूडेंट्स, ये मैसेज आना चाहिए. अगर ये मैसेज नहीं आता, आपका प्रोग्राम स्टक कर जाता है या कोई भी आपको मैसेज नहीं मिलता, तो स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि बेसिकली आपने, अगर कोई आपको मैसेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि आपने जो एल्गोरिथम लिखा है वो एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, वो इनएफिशिएंट एल्गोरिथम है. तो जब भी आपने एल्गोरिथम लिखना है वो एफिशिएंट एल्गोरिथम होना चाहिए कि इवन उसके अंदर अगर आप इनवैलिड डाटा भी इनपुट करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक मैसेज मिलना चाहिए कि आपने इनवैलिड डाटा इनपुट किया है, आप वैलिड डाटा इनपुट करेंगे तभी आपका जो प्रोग्राम है, ये एल्गोरिथम है, वो प्रोसेसिंग करेगा. तो ये बात याद रखिएगा. अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हमारे यूनिट 1 के अंदर जो एक्सरसाइजेस मौजूद हैं उन एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर थे वो हमारे एंड हो गए. अब आप यूनिट 1 के जो जितने भी आपने लेक्चर्स प्रीवियस लिए हैं उनको अच्छी तरह जहन में रखें और अक्सर बुक मौजूद है, बुक को ओपन करें और एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उनका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं. सो लेट्स सी. तो एक्सरसाइजेस के अंदर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 की मैं बात करूंगा. स्टूडेंट्स, अभी मैं 1.1 की बात नहीं करूंगा, उसकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करूंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा कि उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में क्यों करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से. आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.2 है, उसको अगर बुक मौजूद है आपके पास तो ओपन करें. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी. स्टेटमेंट गिवन, उसके अलावा आपको 4 ऑप्शन जो है वो दी जाएंगी. आपने कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको आपने सिलेक्ट करके आंसर में लिखना होता है. तो नंबर 1 है, विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम्स और वर्क प्लानिंग. स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस इस यूनिट 1 की एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं इनके आंसर्स आपकी बुक के अंदर यूनिट 1 के अंदर मौजूद हैं. हमने जितने भी लेक्चर्स जो हैं वो लिए हैं, लेक्चर्स समझे हैं, उसके अंदर इन तमाम के आंसर्स मौजूद हैं. आपको मैं यहाँ पे ये आइडिया दूंगा कि आप किस जो लेक्चर है वहाँ से आपको ये आंसर मिल सकता है
इसके लिए आपने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है आपने उसका एरिया आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया से वो क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रीड कर देता हूँ। विच सोल्यूशंस आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम्स और वर्क प्लानिंग। स्टूडेंट्स, अब एल्गोरिदम की यहाँ बात है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक एल्गोरिदम्स का जो हमारा टॉपिक था उससे है। अब एल्गोरिदम्स के जो लेक्चर्स हमने लिए थे उसको आप माइंड में लेके आइए और फिर देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। विच सोल्यूशन आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम्स और वर्क प्लानिंग मीन प्रॉपर थिंकिंग के साथ आप जिस भी एल्गोरिदम को या जिस सोल्यूशन को जो इम्प्लीमेंट नहीं करते, बेसिकली वो कौन सा है। कि नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब भी हमने कोई सोल्यूशन लेना हो किसी भी प्रॉब्लम का, हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और प्रॉपर एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं जिसके लिए हम प्रॉपर एल्गोरिदम्स या वर्क प्लानिंग नहीं करते, हम जस्ट गेस कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर से स्कूल तक आना है और आपको नॉर्मली टाइम जो लगता है घर से स्कूल तक आने में, मैं कहता हूँ 10 मिनट्स लगता है, तो आप एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मंडे को आपने जब घर से स्कूल तक आना है तो रश ज़्यादा होता है, तो आप कहते हैं मुझे जी 15 मिनट लगेंगे। दिस इज़ बेसिकली नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन। आपने गेस किया कि मुझे 15 मिनट्स लगेंगे क्योंकि हो सकता है कि रश ज़्यादा हो, लेकिन पॉसिबल है कि आपको 10 मिनट से भी कम लगे या 15 से भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं जो इनफैक्ट प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं होते, हम गेसेस की बेस के ऊपर सॉल्यूशन जो है वो इम्प्रोवाइज करते हैं। तो सिर्फ वो सॉल्यूशन आपके कौन से होते हैं यहाँ पे आप देखते हैं। प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस, कैंडिड सॉल्यूशंस, स्ट्रेटेजाइज सॉल्यूशंस, बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, इसमें एक ही ऑप्शन है जो आपके लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि जब जिसमें हम गेस करते हैं, दैट इज कैंडिड सॉल्यूशन। तो ये याद रखिएगा, आपके कैंडिड सॉल्यूशन है ये बेसिकली प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं होते, ये बेसिकली इम्प्रॉपर सॉल्यूशंस आपके कहलाते हैं, क्योंकि इसको आप जब वो गेस की बेस पे देखते हैं कि ये सोल्यूशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिर्फ इनका फ़ायदा ये है कि इसमें टाइम आपका बहुत कम जो है वो यूज़ होता है। आप फ़ौरन गैस करके ये आइडिया कर लेते हैं कि ये काम इस तरह होगा, लेकिन पॉसिबल है कि उस तरह ना हो। सेकंड वन, डैश इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, इसको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिएगा, मैं हर लेक्चर के अंदर ये बात करता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी टेक्निक है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम है, वो आपकी फ्लो चार्ट है। तो मैट्रिक्स, ग्राफ, फ्लो चार्ट, सोल्यूशन में से आपका जो बेस्ट आंसर है दैट इज फ्लो चार्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एल्गोरिथम ही लिखते हैं लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, आप सिंबल्स को यूज करते हुए ये काम करते हैं। नंबर 3, विच सिंबल इन फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, आपको मैंने बताया था, उस सिंबल का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है उसका? टर्मिनल। तो फर्स्ट हमारी चॉइस टर्मिनल ही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगेन एक बात याद रखिएगा कि आप चारों चॉइसेस को एक दफ़ा पढ़िए ज़रूर। पॉसिबल है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके जो तीनों चॉइसेस सही हो और एंड पे लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब है कि आपकी चौथी चॉइस जो है वो आपके आंसर में आएगी। लेकिन अगर आप पहली चॉइस को ही, क्योंकि वो भी सही होगी, आप उसको सिलेक्ट कर लेते तो आंसर फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए चारों की चारों चॉइसेस को एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिए। सो टर्मिनल, कनेक्टर, प्रोसेस, डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका जो आंसर है दैट इज टर्मिनल। नंबर 4, डैश मीन्स टू टेस्ट इफ रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। स्टूडेंट्स, अब बेसिकली ये कि टेस्टिंग कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर आपका मौजूद है, आपके एल्गोरिथम का, आपकी प्रॉब्लम का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको इनफैक्ट जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम, वैलिडेशन एंड फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, अब इसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ पूछा जा रहा है इनफैक्ट वो रिलेटेड है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के साथ। अब इसमें ये आपने देखना है कि वेरिफिकेशन यहाँ पे आंसर आएगा या आपका वैलिडेशन आंसर आएगा। इसके लिए आपको दोनों की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि वेरिफिकेशन इनफैक्ट होता है कि आपका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है एल्गोरिथम या नहीं कर रहा। अगर आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने इस एल्गोरिथम को वेरीफाई कर लिया। वैलिडेशन ये है कि जो आपको रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट आपका करेक्ट है या नहीं है। तब आप कहते हैं, अगर वो रिजल्ट आपका करेक्ट है तो आप कहते हैं मैंने इस एल्गोरिथम को वैलिडेट भी कर लिया। तो इस इनफैक्ट यहाँ पे आप जो आपका आंसर आएगा, डैश मीन्स टू टेस्ट इफ रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। हमें सिर्फ यहाँ पे ये चाहिए कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो मिला है या नहीं मिला, तो वो इनफैक्ट आपका वेरिफिकेशन की डेफिनेशन है। तो ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर बहुत माइनर डिफरेंस है।
सिर्फ वेरिफिकेशन है रिजल्ट आना या ना आना, वैलिडेशन है रिजल्ट जो आया है वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास कुछ और जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स मौजूद है जिनकी कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 के ऊपर, इन अ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स अब अगेन एक चीज़ की डेफिनेशन है ये। अब किस चीज़ की डेफिनेशन है आप ऑप्शंस में देखें, रैंडम एरर है, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर है और रन टाइम एरर है। अब एरर्स की डिटेल है। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर्स याद हो तो हमने 2 टाइप्स के एरर्स की बात की थी डिटेल के साथ। उसमें एक लॉजिकल था और एक सिंटैक्स था। हमने रैंडम एरर और रन टाइम एरर की कोई बात नहीं की अपने लेक्चर्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो या तो आपकी ऑप्शन 2 हो सकता है या ऑप्शन आपकी 3 हो सकता है। 1 और 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको माइनस कर दें। अब इसमें से आपने बेस्ट जो आंसर है वो आपने सिलेक्ट करना है। अब वो कैसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए दोबारा एक दफ़ा स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं। इन ए डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग, इसका मतलब है कि सोल्यूशन काम कर रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है, बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, जो आप चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको नहीं दे रहा। स्टूडेंट्स इनफैक्ट लॉजिकल एरर के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। लॉजिकल एरर क्योंकि आपके जो सिस्टम है, आपके कंप्यूटर्स हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपके एल्गोरिथम्स खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लॉजिकल एरर्स को। क्योंकि मैंने एग्जांपल दी थी लेक्चर्स के अंदर भी, फिर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपने ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना था लेकिन आपने गलती से लेस देन का साइन यूज़ कर दिया, तो उस साइन की गलती को आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो एल्गोरिथम है वो डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉजिकल मिस्टेक है, लॉजिकल एरर है, इसको वो डिटेक्ट नहीं करेगा। रिजल्ट आपको वो दे देगा लेकिन अकॉर्डिंग टू द जो आपने वहां पे टाइप कर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो सिंटैक्स एरर है इनको वो डिटेक्ट कर लेता है, और सिंटैक्स एरर अगर मौजूद हो आपके प्रोग्राम के अंदर तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं होता, उसमें वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड ही नहीं करता। इसका मतलब कि रिजल्ट अगर प्रोवाइड हो लेकिन वो रिजल्ट आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन से मैच ना कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपका लॉजिकल एरर है इस प्रोग्राम के अंदर। सो लॉजिकल एरर इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चूज द करेक्ट वन के एमसीक्यूज के मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चंस हो तो आप उसके आंसर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को, फिल इन द ब्लैंक्स के स्टेटमेंट गिवन है, आपने ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना है। तो फर्स्ट वन इज बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चीज देखें, बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं। मीन आपको प्रॉब्लम एक दी गई, आपने उसके साथ सबसे पहला काम क्या किया। स्टार्ट का जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने बात की थी कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है या अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम डेफिनेशन का आप नाम दिया था हमने कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि है क्या। यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो होगा बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, चेक करना कि प्रॉब्लम के अंदर है क्या, ताकि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज एनालाइज। एनालाइज। सेकेंड वन, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ डैश। स्टूडेंट्स एल्गोरिथम्स के अंदर हमने देखा था कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन के अंदर कि एल्गोरिथम जो है वो आप स्टेप्स के अंदर लिखते हैं, मीन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। जहां तक आपके स्टेप्स, जहां तक आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा आपके स्टेप्स भी चलते रहेंगे। तो इसका मतलब कि एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स यहां पे आएगा। ये बेसिकली एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन यहां पे मेंशन है, तो स्टेप्स यहां पे आएगा आपका आंसर। नंबर 3, a flowchart utilizes various dash and dash to map out the steps order। कि जो आपके स्टेप्स है उनके ऑर्डर को मैप आउट करने के लिए फ्लोचार्ट जो है वो यूटिलाइज करता है डैश और डैश को। किस किस चीज़ को यूटिलाइज करता है, आपके फ्लोचार्ट के अंदर टेक्स्ट भी यूज़ होता है, जिस तरह आपके एल्गोरिथम में टेक्स्ट यूज़ होता है सिर्फ, लेकिन फ्लोचार्ट के अंदर टेक्स्ट भी यूज़ होता है और उसके साथ साथ आप सिंबल्स भी यूज़ करते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका आएगा सिंबल्स, symbols and text. So a flowchart utilizes various symbols and text to map out the steps
ऑर्डर। तो ये याद रखिएगा कि आपके जो फ्लो चार्ट है उसमें सिंबल्स जो ऐड होते हैं, लेकिन एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ आपका टेक्स्ट ही यूज होता है। नंबर 4, इन फ्लो चार्ट सिंबल, ये जो सिंबल है इज यूज्ड टू शो अ डैश, कि ये जो सिंबल है फ्लो चार्ट के अंदर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो एक सिंबल है, आपको टर्मिनल के सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रोसेसिंग के सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, और जितने और भी सिंबल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सिंबल है आपका, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, कि अगर कोई डिसीजन करना हो तो उसके लिए आप फिर इस सिंबल को यूज करते हैं। तो यहां पे मैं डिसीजन मेकिंग लिख देता हूं, डिसीजन मेकिंग। नंबर 5, डैश इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को, जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उनको हमने अगर टेस्ट करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। हमने 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था जो लेक्चर्स के अंदर, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने सॉल्यूशन को अगर टेस्ट करना है तो आप वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन चेक करते हैं। अगर करेक्टनेस ऑफ सॉल्यूशन चेक करना है तो फिर आप वैलिडेशन का टेस्ट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को टेस्ट करना है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर वेरिफिकेशन आंसर आएगा। लेकिन अगर करेक्टनेस ऑफ सॉल्यूशन है तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि वैलिडेशन जो है वो टेक्निक वो यूज होगी, फिर वेरिफिकेशन यूज नहीं होगी। तो यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे सिर्फ हम आंसर लिखेंगे वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था इसमें हम सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमने देखा कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर या एल्गोरिथम के अंदर इनवैलिड डाटा इनपुट करते हैं तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है या एल्गोरिथम है वो कैसे बिहेव करेगा। इनफैक्ट उसको इंटेलिजेंटली बिहेव करना चाहिए और उसको यूजर को बताना चाहिए, मैसेज एक देना चाहिए कि ये इनवैलिड डाटा है, वैलिड डाटा पुट करोगे देन ही प्रोसेसिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ऐसा ना हो कि आपको एल्गोरिथम जो है वो स्टक हो जाए या कोई और मसला करना शुरू कर दे। स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज को शुरू किया, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.2 को सबसे पहले किया हमने, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस की हमने बात की कि आपका स्टेटमेंट मौजूद है, उसके अगेंस्ट आपके मल्टीपल जो है चॉइसेस मौजूद हैं, आपने बेस्ट जो चॉइस है उसको सिलेक्ट करना होता है। देन स्टूडेंट्स, हमने बात की फिल इन द ब्लैंक्स की, कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, उसके अंदर आपको ब्लैंक स्पेस गिवन है, तो ब्लैंक स्पेस को आप किस तरह फिल आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा और याद रखिएगा, आपने डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर देखा है कि ज़्यादातर डेफिनेशंस के बारे में पूछा गया है, तो डेफिनेशंस को अच्छी तरह जहन में बिठा के रखें। बार बार मैं इसीलिए इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो भी इनफैक्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ही होगा। उसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे फ्लो चार्ट्स हैं उसको हम बना के देखेंगे। स्टेटमेंट गिवन है फ्लो चार्ट की, हम बना के देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट कैसे बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।